So last time we started with the concept of electrical potential, okay? And we discussed that it is very closely related to potential energy, right? So electric potential field, basically we can describe an electric potential field around some charges because there is a potential energy that is associated with the electric field. Okay? And for the moment, we are talking about static electric field because we are discussing electrostatics. So we are assuming that our electric field, it's not varying with time, so it is a constant electric field. So at all points in space, the value of the field and its direction is fixed, okay? And it's not changing. तो उसकी हमने इस पर्टिकुलर केस में फॉर अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टेशनरी सो वी कैन बेसिकली टेक द एनालॉजी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जिस तरीके से मेरी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां पर जैसा अगर मैसेज जो है लेट्स से कि वी अस्यूम कि जी द मैसेज दे आर फिक्स्ड इन प्लेस तो उसके इर्द गिर्द जो ग्रेविटेशनल फील्ड जिस तरीके से प्रोड्यूस होती है इसी तरह चार्जेस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और फिर हमने देखा था कि जिस तरीके से मास के इर्द गिर्द जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा था और उसकी बेस पे हम ने कहा था कि जी बेसिकली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था उसके प्रिंसिपल को बेसिकली हमने अंडरस्टैंड किया था कि व्हेन यू आर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी व्हेन यू आर इन अ फील्ड तो उसमें ये होता है कि जी व्हेन यू वर्क अगेंस्ट द फील्ड तो बेसिकली दैट वर्क इज इफेक्टिवली गोइंग इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके ऊपर के आप वर्क कर रहे हैं, बिकॉज वर्क इन्वॉल्व्स के जी मूविंग डिस्प्लेसिंग अ मास और अ चार्ज, ठीक है। तो जब हम मास या चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं तो वी से कि जी द वर्क इज बीइंग डन, तो वो ये है कि या तो आप उसको फील्ड के अगेंस्ट आप उसको कर रहे हो तो वो आपकी एक एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करके उसको डिस्प्लेस करते हैं। जैसे कि आप बॉल को अगर लेट्स से के एक हाइट के ऊपर ले जाके अगर आप ले जाते हैं तो देन यू आर बेसिकली डूइंग वर्क and you are increasing the height of that ball, and in the same way basically you are increasing the potential energy, and once you drop that ball from that height, अब क्या है कि वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके अंदर के वो बॉल प्लेस्ड है दैट बेसिकली एक्ट्स ऑन दैट बॉल, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी जो उस फील्ड की वजह से हमने डिफाइन की थी, राइट, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी एंड द बॉल बेसिकली tries to attain its zero state. So in other words basically it wants to go back to the height zero. So इस तरह का कॉन्सेप्ट तमाम फोर्स फील्ड्स के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनफैक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है कि व्हेन यू हैव चार्जेस तो उसके ऊपर आपको पता है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है, और वो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स को हम F इज इक्वल टू ई क्यू से F इज इक्वल टू ई क्यू से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देन वी कैन बेसिकली से कि जी द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड with an electric field can be expressed in terms of the potential, the voltage V and the charge Q, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो mass times a gravitational potential GH, you can think of GH as the gravitational potential, तो इस तरीके से जो VQ है that's basically the electrostatic potential, and the ED is the electrostatic potential, and the potential energy is the charge times this electrostatic potential. And similarly the potential energy in case of the gravitational field is mass times the gravitational potential, ठीक है। And therefore if we have to basically do work, if we want to displace this positive charge in the upwards direction, ठीक है, against the electric field, but if we leave it here then there is a force that the electric field acts on this charge, and because of that the charge moves downwards towards the negative plate, ठीक है। तो
because of this, we can intuitively see that we can define the concept of electrostatic potential function similarly as we have done in the case of mechanics for the gravitational field. So the next question is what does this electric potential look like? क्या उसकी expression क्या होगी? ठीक है? So for example, if we have a charge, ठीक है, that is placed near the positively charged plate of a parallel plate capacitor, जैसे कि हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में देखा है कि जी यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट के करीब हमने इसको प्लेस किया. तो इसमें यह है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. ठीक है, तो उस केस में इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी. इफ व्हेन आई रिलीज द चार्ज विल नॉट मूव. ठीक है, अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे रिलीज कर देता हूँ, ये फिक्स नहीं है, तो विल इट मूव और नॉट. सो वी नो कि जी देयर वुड बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक there will be an electric force that will act on it, and in the presence of the force the charge will actually move, or you can think of it like it will be repelled by the positive plate and it will be attracted by the negatively charged plate. Or in other words, you can think of there is an electric force that acts on it, and because of that electric force the charge will displace downwards towards the negative charge. So the first statement is not true. We know if we release the charge it will move. So the second statement is to increase the potential energy I can decrease the voltage. If we decrease the voltage, basically we can increase the potential energy of this charge. We know the charge has more potential energy when it is closer to the positively charged plates. ठीक है, or you can say the higher the distance from the negatively charged plate, the more the potential energy. Similarly, जैसे कि हमने एग्जांपल देखी थी बॉल के केस में कि जितनी ज्यादा उसकी हाइट है उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी है. तो इसमें यह है कि जी अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली द वोल्टेज हियर इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल केस. ठीक है, तो बेसिकली इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज वी इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, जबकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी इफ इंक्रीज टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी I can decrease the voltage. So we know that's incorrect. In fact, the opposite is true. To increase the potential energy, we have to increase the voltage. तीसरा ये कि to increase the potential energy, I can decrease the distance between the two plates. So what if the voltage remains constant? The voltage is not changing, लेकिन मैं इसके दरमियान जो है इन प्लेट्स को करीब ले आता हूँ. ठीक है, उनका जो डिस्टेंस है वो कम कर देता हूँ. तो क्या उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की इंक्रीज होगी या नहीं होगी? अगेन द फर्स्ट इंट्यूशन इज कि जी हाँ, उस केस में तो उसकी हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो वी नो कि जी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज. अगर वोल्टेज हम सेम रख रहे हैं और डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो वी नो कि जी सॉरी डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज सेम रख रहे हैं, तो वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट इंक्रीज. ठीक है, तो if it is a stronger electric field, so you would expect that probably the charge will have a higher potential energy, but actually that is misleading because we are keeping the voltage constant. ठीक है, जो मेरी potential energy है वो voltage के ऊपर डिपेंड कर रही है, और voltage इन दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी और डिस्टेंस के ऊपर भी. Since we are decreasing the distance but we are increasing the increase in the electric field and the decrease in the distance will balance out so that the potential difference is the same and therefore the potential energy will be the same. ठीक है, तो basically the potential energy will not change simply by decreasing the distance between the two plates. So you'll see that this D will cancel out ultimately in the calculations of potential energy, and it's not a function of the distance between the two plates. So this is also not true. The C is not true. So then we are left with this last statement, that is D, which says कि to increase the potential energy I can charge. हाँ, अगर मैं charge बढ़ा देता हूँ
तो उसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो वी नो कि जी बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज वोल्टेज टाइम्स चार्ज। तो ऑफ कोर्स इफ द चार्ज इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज एज वेल। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर हम मास बढ़ा देते हैं तो उस मास की पोटेंशियल एनर्जी इट हैज अ हायर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जितना बड़ा मास है उसको एक खास हाइट तक लेके जाना उतना ही मुश्किल है। इसी तरह जितना बड़ा चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव कराना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। तो इफ यू इंक्रीज द चार्ज then at a fixed point basically you are increasing the potential energy of that charge. So this statement, the last statement, is true. So now we can basically derive the expression for electric potential energy, ठीक है, from the concept of work, ठीक है। remember मैकेनिक्स के केस में हमने क्या किया था कि हमने कहा था जी the work done if you have a mass that is placed in the gravitational field, so if you want to move this mass, ठीक है, so basically you have to apply a force on it, ठीक है। there has to be an external force that will do the work in displacing this ball at a height h, ठीक है। तो उस फोर्स को हम क्या देते हैं, and that force must be equal to the force of the gravity that is acting downwards, क्योंकि आपने उस फोर्स के ऑपोजिट काम करना है, राइट। तो that force has to be equal and opposite to that force. So the work would be the force time the distance. So we'll assume that if we apply the force and it displaces it only by a small amount dl, ठीक है, then the work done will be mg dl, ठीक है। that small incremental work done will be mg dl, and we can find the total work done by integrating along the distance जिसके ऊपर के हमने उस पूरे उसको डिस्प्लेस किया अपने मास को, ठीक है। तो उसमें ये है कि लेट्स से कि दैट इज अलोंग y, तो y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू h की जब हम लिमिट्स पुट करेंगे अपने इंटीग्रल के अंदर, तो उससे हम जो टोटल वर्क डन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय प्लगिंग इन दिस इंक्रीमेंटल वर्क वैल्यू, ठीक है। एंड बेसिकली दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू mgh। जब ये मैं इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा, ठीक है, इस इंटीग्रल को, तो बेसिकली मेरे पास जो है ये mgy आ जाएगा, और y की लिमिट्स क्या है फ्रॉम 0 टू h, तो उससे मेरे पास mgh की एक्सप्रेशन आ गई। सो दैट्स वेयर वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज वी नो के जी जितना के हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो उतनी ही उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इफ फॉर एग्जांपल वी आर फ्रॉम हाइट h इज इक्वल टू 0 से आप उसको y इज इक्वल टू 0 से लेकर आप उसको y इज इक्वल टू h के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो बेसिकली दैट्स द अमाउंट ऑफ potential energy that is gaining, that the mass is gaining, ठीक है, तो mgh। तो by using the same analogy we can basically calculate the potential energy of a charge, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, एंड अगेन दैट इज जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज QE, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वापसी पे जो है जो उस फोर्स ने उसको वापस को ले आना, तो जाते हुए भी मुझे उतनी ही एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में द फोर्स की एक्सप्रेशन जो है वो QE है, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज DL, ठीक है। और अगेन बेसिकली यू कैन इंटीग्रेट इट ओवर द डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू D, ठीक है, दैट्स द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड यू कैन सी कि जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक्सप्रेशन क्या है, V ओवर D, ठीक है। एंड वी हैव, तो इसको बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने उसकी पोटेंशियल के फॉर्म में लिख लिया, एंड देन Q इज द चार्ज। तो जब हमने इसको इस इंटीग्रल को सॉल्व किया तो मेरे पास v बाय d q मल्टीप्लाइड बाय y आ गया, और y की जब लिमिट्स पुट की हैं 0 टू d, तो मेरे पास एक और d यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दिस d एंड दिस d कैंसल्स आउट, एंड अल्टीमेटली आई गेट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल वर्क डन, दैट इज you can say कि that is being done by the external force if we are moving the charge from this plate
from the negative plate to the positive plate, ठीक है, or you can say कि it is the work done by the field in displacing the charge from the positive plate to the negative plate, ठीक है, and this is equal to VQ, and you can see कि जी it's not a function of D and the D gets cancelled out, ठीक है, तो बेसिकली उसी की जो वर्किंग है वो यहाँ पे शो हुई है. Okay, so from this concept of potential energy, you can say then we can basically define the electrostatic potential, because we define the electrostatic potential in terms of the amount of work done required to displace a charge, ठीक है, when that charge you can say कि जी is equal to unity, or you can say कि जी that is the amount of work done per unit charge, ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. So how much work we need to do in moving a charge through a distance dl in the presence of the electric field, ठीक है, so we need to apply an external force which has to be equal to negative to that of the electric force, ठीक है, so this is minus QE, and then the dW, basically that is the work done by the external force, is minus QE dot DL, ठीक है, so this negative sign is just telling us कि जी the work done is being the displacement is opposite to the electric field direction, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट बेसिकली चार्ज मूव कर रहा है. अगर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, तो उसका अपना नेगेटिव साइन होगा और वो इसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो इन दैट केस वी नो कि जी जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है. So now this is the incremental work that is required to move a charge opposite to the direction of the electric field by a distance dl, ठीक है, and you can see कि जी basically we have used the dot product notation over here. So this is the most general case जिसमें कि आपकी जरूरी नहीं है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन लाइन हो सकता है कि आपकी फील्ड की डायरेक्शन जो है लेट्स से वो इस तरीके से है और आप अपने चार्ज को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवा रहे हैं, तो इन दैट केस बेसिकली द वर्क डन इज द फोर्स डॉट dl, ठीक है, तो सो दैट इज बेसिकली द टेंजेंशियल कंपोनेंट of the force along the direction of the displacement. So now this is you can say the incremental work done. So now we can define electrostatic potential as work per unit charge, ठीक है, तो इसके बेसिकली यूनिट्स होते हैं जूल्स पर कूलोम, ऑल्दो मतलब इसके जो यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स होते हैं, बट वोल्ट्स दे आर इक्वल टू जूल्स पर कूलोम. तो when we divide this by charge, इसमें जो Q वाला फैक्टर है हम इसको बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं चार्ज से, क्योंकि अगर आपका चार्ज चेंज हो जाता है तो वी नो कि जी उसका वर्क डन या उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी. हम कोई ऐसा फंक्शन चाह रहे हैं कि जो कि इससे इंडिपेंडेंट हो, तो इन दैट केस आई कैन बेसिकली टेक दिस Q ओवर हियर, तो एंड आई कैन डिफाइन अ क्वांटिटी dW by Q, ठीक है, और इसको मैं अपना पोटेंशियल कह देता हूं, so this would be the incremental potential dV and this is negative E dot dl. So basically we have defined a potential which you can see कि जी is purely a function of field only, ठीक है, ये फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मतलब फील्ड किसकी वजह से, जो सोर्स चार्जेस पड़े हुए उनकी जो भी फील्ड है उसके ऊपर उसकी वजह से आप जो है ना एक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं. लेकिन ये जो पोटेंशियल है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ के जी आप उस फील्ड के अंदर कितना चार्ज रख रहे हैं, कौन सा चार्ज रख रहे हैं, बड़ा रख रहे हैं, छोटा रख रहे हैं, पॉजिटिव रख रहे हैं, नेगेटिव रख रहे हैं. तो इन दिस वे व्हाट वी हैव डन इज बेसिकली कि जिस तरीके से आपकी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एक यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी एक एक्सप्रेशन है जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं हर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिक वैल्यू है, उसके मैग्नीट्यूड और उसका एक डायरेक्शन है. तो इसी तरह वी कैन नॉट डू द सेम थिंग विद द पोटेंशियल एनर्जी, राइट. पोटेंशियल एनर्जी आप ये नहीं कह सकते कि एक पॉइंट पे फिक्स है, एक पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी कि आपने वहां पे मैस कितना रखा हुआ है या आपने चार्ज कितना रखा हुआ है. बड़े चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी और होगी, छोटे चार्ज की और होगी. तो यू कैन नॉट डिफाइन अ पोटेंशियल एनर्जी फील्ड. अब ये नहीं कह सकते कि यार ये मेरा चार्ज है, इसके इर्द गिर्द ये पोटेंशियल एनर्जी फील्ड है, क्योंकि आपकी जो फील्ड होती है उसकी
वैल्यू यूनिक होती है हर पॉइंट के ऊपर। जो आपके जो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं, स्पेशल पॉइंट्स हैं, वहां पे उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की फील्ड तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो बेसिकली वी डिफाइन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विच इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो जब हम वर्क डन को या पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर लेते हैं, तो वहां पे बेसिकली वो चीज जो है वो बेसिकली यू कैन से जी दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिक है, तो बेसिकली आपके जो पोटेंशियल है उसकी जो वैल्यू होती है वो भी हर पॉइंट के ऊपर स्पेस के अंदर उसकी वैल्यू यूनिक होगी। एंड देन वी कैन डिफाइन अ पोटेंशियल फील्ड। बट द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल फील्ड इज कि जी जो पोटेंशियल फील्ड है ये आपकी स्केलर फील्ड है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर फील्ड थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ई डॉट डी एल, डी एल आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसके जो जवाब होता है वो आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। तो पोटेंशियल जो है बेसिकली दैट्स सिंपली अ नंबर, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच हैज नो डायरेक्शन। एंड ऑफ कोर्स इट इज इजियर टू वर्क विद द स्केलर फील्ड्स, क्योंकि then you do not have to worry about the direction. तो इसलिए basically this actually helps us in solving electric field problems, कि जी बजाय ये कि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से के साथ काम करें, हम पोटेंशियल फील्ड्स की टर्म्स में पहले जवाब निकालते हैं और फिर उस पोटेंशियल फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर फंक्शन है, उसमें उसके लेट्स से कि मुझे आपकी 3D स्पेस के अंदर अगर आपको वेक्टर फंक्शन है तो यू हैव टू वरी अबाउट अच्छा उसका एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है, जी कंपोनेंट कितना है। जबकि स्केलर क्वांटिटीज के साथ हमें ये वाला इशू नहीं होता। वी नो कि जी इट्स सिंपली अ नंबर, वी ओनली हैव द मैग्नीट्यूड एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस वेक्टर नोटेशंस एंड ऑल द वेक्टर components. So it's much easier to work with the scalar field. So from here basically we have defined कि जी scalar potential होता क्या है। ठीक है, so it's simply negative E dot dl. तो of course अगर आपने इसकी जो पूरी इंटेग्रल फॉर्म है तो overall the potential between 2 points, ठीक है, is negative E dot dl when you integrate it over the path जिसके के दो एंड पॉइंट्स के दरमियान आप ये पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ई डॉट डी एल। ठीक है, एंड उसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है दिस इज दिस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, वेयर डेल इज द सेम ऑपरेटर। अगर आपको याद हो कि जो ग्रेडियंट फंक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है, वो ये यहाँ पे बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ द वोल्टेज, राइट। यहाँ पे हमने ग्रेडियंट क्यों यूज किया, क्योंकि जो मेरी पोटेंशियल ये जो डी एल है, ये जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, ये हम 3D स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। तो दिस कैन बी एनी पाथ इन 3D, मतलब दिस इज अ वेक्टर which has both which can have x, y and z components. ठीक है, so you can have dl which is dx x plus dy y plus dz z. So this is a general displacement vector in a 3D space. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 3D लाइन इंटेग्रल ले रहा हूँ तो बेसिकली उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है वो एक 3D डेरिवेटिव है। 3D डेरिवेटिव इन द सेंस के जी बेसिकली उसमें आपको 3 स्लोप्स कंसीडर करना पड़ रही हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x के अलॉन्ग उसका कितना है, y के अलॉन्ग कितना है और z के अलॉन्ग कितना है। ठीक है, जनरली आपको पता है कि जी आपका जो डेरिवेटिव होता है वो एक फंक्शन की रेट ऑफ चेंज को या उसके स्लोप को बता रहा होता है। लेकिन जब हम स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं किसी भी फंक्शन के, तो उसमें हमें ये जो रेट ऑफ चेंज है उसको 3 डायरेक्शंस में वी हैव टू कंसिडर के जी x के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग, z के अलॉन्ग, इन द 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज। तो वहां पे वो जो बेसिकली आपके जो डेरिवेटिव होती है उसकी जो शक्ल बन जाती है उसको हम एक ग्रेडियंट कह देते हैं। तो ग्रेडियंट इज सिंपली अ डेरिवेटिव फॉर द फील्ड क्वांटिटीज, या यू कैन से कि जी द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड ओवर द स्पेशल कोऑर्डिनेट्स दैट आर फंक्शन ऑफ x, y एंड z. सो जब आपका लाइन इंटीग्रल होता है जो कि एक स्पेशल लाइन इंटीग्रल होता है, जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन द डिफरेंशियल फॉर्म, तो बेसिकली दैट इज
equal to the gradient of that scalar function. ठीक है, so these two equations they are the same thing. जैसे कि हमने वो स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम में देखा था कि जी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दे आर द सेम, सिंपली उनको एक ही चीज को दो मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्रेस किया हुआ है. ठीक है, ये गॉसेस लॉ में हमने ये चीज देखी थी. तो इसी तरीके से ये these two equations are the same. So one is written in integral form and the other is written in the differential form. So now basically this also gives us a method to calculate to find the electric field. And basically this is the third method. ठीक है, तो basically सबसे पहले हमने देखा था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाय यूजिंग कूलोम्स लॉ, ठीक है, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके आप उससे किसी भी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से. और हमने वो उसकी दो एग्जांपल्स भी देखी थी कि इफ यू हैव अ पॉजिटिव, इफ यू हैव अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि z एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक इन्फिनिट लाइन चार्ज है, तो उससे एक डिस्टेंस r के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. और इसी तरह हमने देखा था कि इफ यू हैव अ रिंग ऑफ लाइन चार्ज, तो उससे बेसिकली उसके जो सेंटर में जो एक्सिस है उसके ऊपर एक खास हाइट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. तो ये पहला मेथड था कि जी कूलोम्स लॉ के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. उसमें यह कि हम डायरेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं. फिर दूसरा जो तरीका हमने देखा था वो गॉसेस लॉ के थ्रू था लास्ट लेक्चर में. और हमने कहा था कि उसमें यह है कि जी बेसिकली इफ वी कैन फाइंड अ गाउसियन सरफेस जिसके ऊपर के हम अस्यूम कर सकेंगे जी जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका या तो दैट इज आइदर परफेक्टली टेंजेंशियल और परफेक्टली नॉर्मल, ठीक है, टू द सरफेस. तो या तो वो जीरो हो जाएगी उसकी वजह से उसका इफेक्ट, या फिर ये है कि वो उसकी सरफेस के अलॉन्ग होगी एंड ऑल्सो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो. तो वहाँ पे ये होता है कि हम उसको चूंकि इंटीग्रल से बाहर लेके आते हैं तो वहाँ पे हम उसके थ्रू भी हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर सकते हैं. तो वो दूसरा मेथड था. लेकिन साथ ही हमने ये कहा था कि वो जो मेथड है उसकी यूज है वो वेरी लिमिटेड है, क्योंकि उस केस में अक्सर प्रॉब्लम्स में ऐसी सरफेस फाइंड करना जो कि इन कंडीशंस को मीट करे, दैट इज वेरी दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे आर नॉट यू कैन से ट्रैक्टेबल यूजिंग गॉसेस लॉ. ठीक है, तो वो तो बड़ी सिंपल ज्योमेट्रीज और सिमेट्री, जहाँ पे आपके प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज़्यादा सिमेट्री हो वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. कुछ एनालिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए वो कह लेंगे कारआमद है. तो दिस इज द थर्ड मेथड एंड इन फैक्ट दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, जिसमें यह है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं. पहले आप V फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम देखेंगे कि बाय यूजिंग फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो सोर्स चार्जेस हैं उनकी वजह से आप पहले V फाइंड करते हैं कि जो उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फील्ड है व्हिच इज अ स्केलर फील्ड, वो क्या है, उसकी एक्सप्रेशन क्या है. एंड वंस यू नो दैट, तो फिर आप उसका जो ग्रेडियंट लेके आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं. एंड ऑल्दो कि दिस इज अ टू स्टेप प्रोसीजर, बट दिस इज मच सिंपलर इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज कंपेयर टू द फर्स्ट मेथड, जिसमें कि हम डायरेक्ट जो है अपनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं. तो ये बेसिकली तीन मेथड्स हैं जिनको हम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. So for example, if we have an electrostatic field, ठीक है, which is shown by these field lines over here, which are pointing downwards, and we can define 2 points, P1 and P2, ठीक है. And what we want to do is we want to find the potential, electrostatic potential between these 2 points, के इनके दरमियान electrostatic potential difference कितना है. तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ये फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं, राइट. तो वी नो कि जी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज को लेके जाता हूँ तो मुझे फील्ड के ऑपोजिट काम करना पड़ रहा है. तो दैट मीन्स के देयर मस्ट बी, और वो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या चीज़ बता रही होती है, वो यही बता रही होती है कि आप को किसी दो पॉइंट्स के दरमियान इफ यू नीड टू डू वर्क और नॉट, बिकॉज एट द सेम पॉइंट अगर आपका चार्ज वहीं पे पड़ा रहा है तो देन देयर इज यू डोंट नीड टू स्पेंड एनी एनर्जी, ना वहाँ पे फील्ड कोई काम कर रही है ना वहाँ पे आपकी किसी एक्सटर्नल फोर्स कोई काम कर रही है, इफ इट इज नॉट मूविंग, ठीक है. और इट कैन फॉर एग्जांपल मूव इन अ डायरेक्शन
where there is no work done. You can say because the potential is the same. But again, we'll get back to that when we talk about equipotential surfaces. But in this case, we want to find out कि जी यहाँ पे मैंने जनरल एक एक्सप्रेशन फाइंड कर ली थी कि जी मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ बाय इंटीग्रेटिंग दिस E डॉट DL टर्म. ठीक है, मेरे पास एक लाइन इंटेग्रल है, मैं लाइन इंटेग्रल इवेल्युएट करना होता है और वो जो लाइन इंटेग्रल जब मैं इवेल्युएट करता हूँ तो उसके बाद मेरे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, उस फील्ड के अंदर. लेकिन यहाँ पर अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जी एक खास मेरे पास लाइन इंटेग्रल है. लाइन इंटेग्रल के लिए ऑफ कोर्स मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए जिसके अलोंग एक कॉन्टूर होना चाहिए, राइट? ये एग्जैक्ट वर्ड इज द कॉन्टूर. सो आई नीड अ कॉन्टूर जिसके अलोंग के मैंने ये लाइन इंटेग्रल इवेल्युएट करना है, एंड देन एट द एंड्स ऑफ दीज टू कॉन्टूर्स कह लें कि उसके ऊपर मेरे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. ठीक है. So electric potential difference is related to the work done when carrying a charge from one point to another. The difference in the potential V2 minus V1 between 2 points P1 and P2 is the work required to move a unit charge, you can say, from P1 to P2. अगर आपके पास एक यूनिट चार्ज है उसको मैं P1 से P2 तक मूव कर रहा हूं तो उसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो that would be equal to the potential difference which we say V2 minus V1 because we know कि जी V2 is greater than V1 क्योंकि मैं opposite to the, we are assuming कि ये positive charge है and we are moving opposite to the direction of the electric field. So in this case basically these two endpoints they specify the limits of integration. ठीक है, तो आप यहाँ पे basically P1 is the lower limit and P2 is the upper limit, and in this case basically on the left hand side we have V2 minus V1 के यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था उसका डिफरेंस कितना. ठीक है. सो अच्छा यहाँ पे ये है कि इट डजंट मैटर कि आप विच पाथ यू टेक. ठीक है. सो if you take a direct path from P1 to P2 like this, or if you draw a contour like this for the static electric field, okay, when we are talking about electrostatics, this V2 minus V1 will always be the same. ठीक है. आपकी जो Maxwell's equations हैं वो that actually dictate के this integral will come out to be the same no matter which contour you take. और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है क्योंकि हमने देखा था कि our del cross E is equal to 0. ठीक है. For the electrostatic case, क्योंकि वो टाइम वेरिएशन को हमने 0 अस्यूम कर लिया था तो मेरे पास जो कर्ल थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो 0 हो गई थी और हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है इट इज इरोटेशनल. जिस फील्ड की कर्ल 0 होती है हमने उसके लिए एक वर्ड यूज किया था जिसका इरोटेशनल का वर्ड यूज किया था. तो बेसिकली व्हेन द फील्ड इज इरोटेशनल उसकी ये प्रॉपर्टी होती है ऐसी फील्ड की कि जी उसमें इट डजंट मैटर कि आप किस पाथ के अलोंग उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. ठीक है. व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग when you are evaluating a line integral between 2 points, so the path does not matter, only the end points matter. ठीक है. तो इस तरह की फील्ड के लिए हम एक खास वर्ड यूज करते हैं and we say कि जी that field is the conservative field. तो for all the irrotational fields they must be conservative because in that case this line integral does not depend upon the path or the contour but in fact it only depends upon the end points P1 and P2. ठीक है. तो इस वजह से एंड बिकॉज और वो किस वजह से क्योंकि अगर लेट्स से कि इस पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता, ठीक है,
तो फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलता तो यू कैन, अगर मैं अपने चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके जाता तो यू विल से कि जी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ज्यादा इंक्रीज आ गई, लेकिन अगर मैं इसको छोटे पाथ से लेके जाता तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कम इंक्रीज आ गई। तो वही चार्ज है और उसको मैं उसी फील्ड के अंदर, जो कि एक स्टैटिक फील्ड है, एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक लेके गया हूँ, मतलब जो दोनों पॉइंट्स दो सेम पॉइंट हैं, लेकिन यू से कि जी मैं एक पाथ से लेके जा रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई है, और दूसरे से मैं लेके जा रहा हूँ तो उसमें मुझे कम वर्क डन करना पड़ रहा है। तो इनफैक्ट दैट वुड वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इसको रिलीज कर देता हूँ, तो चार्ज ने अपने इसी रास्ते से वापस आना है, ठीक है। उसने बेसिकली अलोंग द फील्ड मूव करना है, ठीक है। और वहां पे उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि जी मैं ये वाला पाथ चूज करूं या ये वाला पाथ चूज करूं या ये वाला पाथ चूज करूं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि रिटर्न पाथ पे उसकी एनर्जी और होगी, और मतलब उसका जो उसका इनिशियल पाथ था उसमें उसकी एनर्जी और थी, तो दैट मींस कि बेसिकली दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इनफैक्ट दैट एक्चुअली वायलेट्स द conservation of energy principle. So that's why the gravitational field is also a conservative field, and electric field, static electric field, is also a conservative field. So you can only define the electrostatic potential for the conservative fields. जब आप electrostatic potential define करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि एक खास पॉइंट पे मेरे पास एक पोटेंशियल की वैल्यू है, एक दूसरे पॉइंट पे मेरे पास एक और पोटेंशियल की वैल्यू है, उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो ये है। जिस तरह सर्किट्स के अंदर आप लोग करते हैं, राइट, मेरा इस नोड के ऊपर एक पोटेंशियल है, दूसरे पे दूसरा पोटेंशियल है, उसके दरमियान जो है वो यू से कि जी माय पोटेंशियल डिफरेंस इज लेट्स से 3 वोल्ट्स। तो इट डजंट मैटर कि जी आप ये ब्रांच है या एक दूसरी ब्रांच है जो 4 रेजिस्टर्स के थ्रू लगी हुई है, अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल जो है इस आर्म के अंदर भी इतना होगा और इस आर्म के अंदर भी इतना होगा। तो वो बेसिकली यही वाला प्रिंसिपल है, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, दैट बेसिकली अपीयर्स इन सर्किट्स in the form of KVL, your Kirchhoff's voltage law, which says कि जी the total voltage in a closed loop is equal to 0, क्योंकि अगर आपका closed contour है तो आप उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। जितना वर्क डन आप कर रहे थे उतना ही वर्क डन फील्ड कर रही है दूसरे आर्म के थ्रू वापस आते हुए, तो जो ओवरऑल आपका जो एनर्जी दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 0। तो यू कैन सी कि जी ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स दे आर इंटरट्वाइंड। जो आपका केवीएल है वो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल के ऊपर डिपेंडेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर और फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, और कंजर्वेशन and all of these they are basically based on the principle of conservation of energy. So everything is beautifully tied in together so that everything is consistent, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक चीज जो है वो दूसरी चीज के अगेंस्ट जा रही है। So basically this is the ultimate formula with which you can calculate the potential difference between 2 points within an electric field. So how to calculate, how to numerically calculate the potential difference in a 3D field problem, ठीक है। तो जनरली आप लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे दैट इज फॉर अ वेरी सिंपल केस, जिसमें कि आपकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो बड़ी सिंपल होती है, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यू ओनली हैव टू इंटीग्रेट अलॉन्ग वन वेरिएबल, ठीक है। बट मोस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे आर नॉट लाइक दिस, and in fact you have 3-dimensional problems. Electric field that is over here, and we have 2 points जिनके दोनों के coordinates हमारे पास given है in this electric field, and we are asked to find the potential difference between these 2 points P1 and P2, ठीक है। तो to solve this problem, basically first of all you can find the displacement vector between these 2 points P1 and P2. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें फाइंड करना आता है, ठीक है। P2 के कोऑर्डिनेट्स के अंदर से P1 के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे मेरे पास वेक्टर का x कंपोनेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, और y कंपोनेंट और z कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई हैव अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज पॉइंटिंग फ्रॉम P1 टू P2, और उसकी एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z कंपोनेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट
बट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, दिस इज नॉट, अब मसला ये है कि उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, राइट, एक्स वाई और जी कंपोनेंट, और एंड दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड सिमिलरली जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, और इट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा है एक्स के साथ, वाई के साथ और जी के साथ, ठीक है। तो इसमें जो मेरा जो लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट हम लोग करते हैं, उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, इन द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू पैरामीटराइज द लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट P1 एंड P2। तो ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने फाइंड किया था, ठीक है, ठीक है, वी नो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर फ्रॉम P1 टू P2। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू पैरामीटराइज दिस, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर तो तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जी, ऑल द स्पेशल वेरिएबल्स आर इन दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बट व्हाट आई वांट टू डू इज, क्योंकि ये वन डायमेंशनल इंटीग्रल अल्टीमेटली जो है लाइन इंटीग्रल है, तो मैं उसको एक वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से कि वी कैन डिफाइन अ न्यू वेरिएबल t and we want to find the relation कि जी जो x के अलोंग जो चेंज हो रही थी, y के अलोंग चेंज हो रही थी और z के अलोंग चेंज हो रही थी, वो उसको मैं इन टर्म्स ऑफ t की लिमिट्स के अंदर लिखना चाहूंगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पैरामीटराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो तरीका है वो इंशाल्लाह भी हम एग्जांपल में देखेंगे जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इन द फर्स्ट स्टेप वी वांट टू पैरामीटराइज द लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट्स, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज कि जी जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको मैं इन टर्म्स ऑफ एक नया वेरिएबल t है उसके साथ जो है मैं उसकी टर्म्स में मैं उसको लिखना चाह रहा हूँ। then I'll take my electric field, ठीक है, find the dl, ठीक है, the dl vector that would be the small incremental length vector that जिसके along के बेसिकली हमने इंटीग्रेट करना, फिर हम e dot dl फाइंड करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी नो कि जी v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस e डॉट dl। तो e पहले फाइंड किया, फिर dl फाइंड किया, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ये इससे मेरे पास एक स्केलर फंक्शन आ जाएगा। जब मैं e डॉट dl कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x y एंड g। और फिर मैं ये है कि अपनी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड करूंगा इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल t, जो कि मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज किया था। एंड देन आई विल इवेल्युएट एवरीथिंग। ये जो इंटीग्रल मैंने इवेल्युएट करना दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ दिस न्यू वेरिएबल dt। तो जो मेरी x y और z को मैं अपने t की टर्म्स में लिख लूंगा, और फिर देन आई कैन इंटीग्रेट इट इन टर्म्स ऑफ t। क्योंकि यहाँ पे ये सारा कुछ करने की मुझे जरूरत क्यों पेश आएगी, क्योंकि मेरा जो x है वो भी वेरी कर रहा है, ठीक है, y भी वेरी कर रहा है, z भी वेरी कर रहा है, जबकि यहाँ पे मेरा जो ये जो इंटीग्रल है दिस इज वन डायमेंशनल इंटीग्रल। तो इसलिए मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया है t, और जब x वेरी कर रहा है और इसकी मैं लेट्स से एक खास वेरिएशन अस्यूम कर लूंगा 0 से 1, और फिर मैं देखूंगा कि जब t 0 से 1 वेरी कर रहा है तो उस केस में x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, y की क्या वैल्यू होनी चाहिए, z की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यूज x और y और z की निकलेंगी दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ t। तो एट द एंड जो मेरी यहाँ पे एक्सप्रेशन आई थी e डॉट डी एल की x y और z की टर्म में, उसके वहां पे x y और z की वैल्यूज को मैं ये जो एक्सप्रेशन शुरू में आई थी t की टर्म्स में उनसे रिप्लेस कर लूंगा, ठीक है। और उस तरीके से जो मेरा इंटीग्रल था, जो मेरा फंक्शन था x y z फंक्शन, उसको मैं इन टर्म्स ऑफ t जो है वो लिख लूंगा ओवर दैट पर्टिकुलर लाइन इंटीग्रल। मतलब वो सिर्फ उस लिमिट के अंदर अंदर मैं इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकता हूँ। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड पैरामीटराइजेशन। एंड यू कैन सी कि जी बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट योर line integral actually becomes quite simplified and can be evaluated analytically. So the first step was to calculate the line connecting P1 and P2, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। P2 में सिंपली मैंने P2 के कोऑर्डिनेट्स को P1 से माइनस कर दिया, तो आई गेट दिस वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 5 था, यहाँ पे -2 था, 5 -2 तो ये 7 हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका x कंपोनेंट 7 है, y कंपोनेंट -1 है और z कंपोनेंट इसका +3 है।
अब मैं ये अस्यूम करूंगा कि आई हैव अ लाइन, सो दिस लाइन दैट आई हैव P1 P2, यहाँ पे तो ये मेरे पास एक वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, बट आई नो कि जी दिस इज अ लाइन, दिस इज अ सिंपल लाइन, राइट। तो इसको मैं अपनी y इज इक्वल टू एम सी की टर्म में लिख, तो वर्ड्स व्हाट आई एम डूइंग इज कि जी आई एम चूजिंग दिस x, इस x की जगह पे मैं t यूज करूंगा क्योंकि माई x इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, क्योंकि x मेरा स्पेशल कोऑर्डिनेट है, वो ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो इसलिए मैं एक नया वेरिएबल t यूज करूंगा, ठीक है। और मैं उसको सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में लिखूंगा अपनी इस लाइन को। तो इसमें यह है कि मैं चूंकि ये जो लाइन है, ये इसकी इक्वेशन, इसके बाद में मुझे लिमिट्स भी चाहिए होंगी, तो मैं शुरू में अस्यूम करूंगा कि जो मेरा t वेरिएबल है इन दो एंड पॉइंट्स पे ये वेरी कर रहा है 0 से 1 के दरमियान, ठीक है। सो लेट्स से कि t वाज 0 एट दिस पॉइंट एंड t इज 1 एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो उसको तो उस केस में so if t ranges from 0 to 1, then this line P1 P2, ठीक है, जो कि इन दो P1 और P2 को मिला रही है, इसकी एक्सप्रेशन आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू P1 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -2 0 0 प्लस t टाइम्स, ठीक है। सो यू कैन सी कि जी इफ दिस, अगर यहाँ पे t की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी कर रही है, तो यू कैन से कि जी बेसिकली यस, तो t टाइम्स दिस P2 P1 लाइन, ठीक है, ये जो ऊपर हमने डिटरमिन किया, ठीक है। ये P2 P1 की एक्सप्रेशन थी, इसको मैंने अगर t से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें ये ऐड कर दिए हैं पहले लाइन के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कह लें कि 3 इक्वेशंस आ जाएंगी x, y और z की इन टर्म्स ऑफ t, द न्यू वेरिएबल दैट आई हैव डिफाइंड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास आ गया क्योंकि P1 और P2 जो लाइन है, अब वो t की टर्म्स में मेरे पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो x था, दिस बिकम्स 70, ठीक है, y becomes -1t and z becomes 3t, ठीक है। तो और उसमें साथ ये जो पहले वाला पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स ऐड हो गए, तो जो अल्टीमेटली माय x कोऑर्डिनेट बिकम्स -2 प्लस 70। तो यानी कि अगर मेरी t की वेरिएशन 0 से 1 तक हो रही है, ठीक है, रिमेंबर हमारा इसका मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि अल्टीमेटली जो मेरा 1 डायमेंशनल मैंने इंटीग्रल पर लेना है, ठीक है, कि मैंने वो मैं एक वेरिएबल की फॉर्म में अपना फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ, और मेरा फंक्शन जो एक्चुअली फंक्शन है वो 3 वेरिएबल्स के अंदर है, एक्स, वाई और जी की टर्म्स में है। और तो इसलिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन तीनों की डिपेंडेंस एक्स, वाई और जी को इस लाइन के ऊपर इसकी डिपेंडेंस टी की टर्म्स के अंदर बेसिकली देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शुरू में क्या अस्यूम किया कि मेरी टी जो वेरी कर रहा है वो 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। अगर मेरा टी 0 से 1 तक वेरी करे तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो x है दैट इज रिलेटेड टू t इन दिस फैशन, ठीक है। x is basically equal to -2 plus 70. Similarly, y is equal to -t and z is equal to plus 3t. And you can actually verify that कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक y, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, ये y सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो P1 पे y की वैल्यू 0 थी और P2 पे y की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो जब t 0 से 1 तक वेरी कर रहा है तो y 0 से -1 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी कि जी बेसिकली y is related to t in this manner, y is equal to -t, क्योंकि जब t 0 से 1 तक वेरी कर रहा है तो y 0 से -1 तक वेरी कर रहा है। सिमिलरली जब y t 0 से 1 तक वेरी कर रहा है तो x कैसे वेरी कर रहा है, -2 से लेकर 5 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यू कैन बेसिकली ड्रॉ अ लाइन इन टर्म्स ऑफ द
एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और उसमें आप देख सकते हैं कि जी उसकी इक्वेशन ये बनेगी, उस लाइन की इक्वेशन, ठीक है, जो यू कैन से कि जी जो एक्स कोऑर्डिनेट की लाइन है y इज इक्वल टू mx, उसकी स्लोप 7 है और उसका ये जो y इंटरसेप्ट है दैट इज -2, एंड यू कैन सी if you plug in the value of t over here, अगर when t is equal to 0 तो x is equal to -2, and that is this point, the first point. And similarly when t is equal to 1, that is the second end point, तो उस केस में x is equal to +5, ठीक है, तो x is equal to +5 here. So basically x is changing like this with respect to t, and similarly you have z is equal to +3t. तो जब t की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी कर रही है तो z की वैल्यू 0 से 3 तक वेरी कर रही है. तो essentially basically what you are doing is कि जी आपकी जो एक 3D लाइन थी, यू कैन से कि जो एक 3D वेक्टर था, उसकी आपने उस पे x का जो रिलेशन और y का रिलेशन और z का रिलेशन, उसकी 3 तरह की लाइन की इक्वेशंस आपने बना ली, और आपने एक वेरिएबल अस्यूम करके कि जी उसकी वेरिएशन 0 से 1 तक है, तो उसमें x, y और z की वेरिएशन उसके हिसाब से आपने मैप कर ली कि उनकी वेरिएशन क्या होगी, ठीक है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैरामीटराइजेशन of the line, and in fact we use this to evaluate these contour integrals when we have to evaluate these line integrals for the vector calculus. Okay, so I don't know if you have already seen this in your calculus program course, or maybe this is a new concept. I'll assume कि जी एक नई चीज है, तो इस वजह से I'm spending a lot of time on it. So once you have this, we'll have the limits, ठीक है. उसमें लिमिट्स क्या हुआ, ऑफ कोर्स वो भी हमने चेक करके देख लिया लिमिट्स के जी x की लिमिट क्या है, -2 से लेकर +5 तक है, y की लिमिट 0 से लेकर -1 तक है, इसी तरह z की लिमिट 0 से लेकर +3 तक है. तो फॉर ऑल दीज लिमिट्स t की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करी है. हमने उनको मैप इस तरीके से किया कि जी फॉर t = 0 to 1 x आर वेरिंग लाइक दिस. तो उस केस में x की एक्सप्रेशन ये आ गई, y की एक्सप्रेशन ये आ गई और z की एक्सप्रेशन ये आ गई. तो नाउ यू कैन सी कि जी जो जब मेरा फंक्शन x, y और z की टर्म्स में आएगा, तो उसमें सिंपली x, y और z की जगह पे मैं ये उसकी वैल्यूज जो है इन टर्म्स ऑफ t जो है वो प्लग इन कर लूंगा और उसको t की टर्म्स में इवेल्युएट कर लूंगा और t की लिमिट्स 0 से 1 तक यूज कर लूंगा, ठीक है. लेकिन उस केस में मुझे dx, dy और dz भी चाहिए, तो इसका dx, dy और dz में कैलकुलेट कर सकता हूँ. dx दोनों साइड पे अगर मैं इंटीग्रेट कर लूँ, dx इज सिंपली +7 क्योंकि 2 का तो डेरिवेटिव 0 है. dy इज सिंपली -1, ठीक है, और dz इज सिंपली +3. तो फाइनली व्हाट आई कैन डू इज कि जी आई कैन मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन थी वो गिवन है मुझे, तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ही है, ठीक है, बट इट्स अ फंक्शन ऑफ x एंड y. माय dl यू कैन सी कि जी मेरे जो 2 पॉइंट्स हैं उनके सारी वेरिएशन है x, y और z. तो उसमें जो मेरा वेक्टर है dl, इट हैज ऑल द 3 कंपोनेंट्स dx x, dy y, dz z. उससे मैंने E डॉट dl जब फाइंड किया, ठीक है, तो चूंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट नहीं है, तो ये वाला फैक्टर डॉट प्रोडक्ट में 0 हो गया. तो मेरे पास क्या आ गया, x dx -2y dy E डॉट dl. तो यहाँ पे आपने देखा कि E डॉट dl जो है बेसिकली इसमें मेरे पास x भी है और y भी है, और इसको जो मैंने जब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है तो ऑफ कोर्स वो मेरा लाइन इंटीग्रल है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है. तो मैं कहूँगा कि माई t इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, और अब मैं x dx y और dy को इन टर्म्स ऑफ t लिख लूंगा बाय यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस ओवर हियर. माय x इज इक्वल टू -2 + 70, ठीक है, उसकी मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दिया. dx वाज सिंपली +7 dt, ठीक है, सॉरी इसके साथ 7 dt भी आ रहा था. And similarly my y was simply -t and dy was -dt. यहाँ पे ये चीजें प्लग इन की और अल्टीमेटली मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल t, ठीक है. और अल्टीमेटली आई कैन बेसिकली इवेल्युएट दिस फ्रॉम फॉर पॉइंट p1 to p2 over which my t is varying from 0 to 1. So now you can see that this line integral is straightforward.
and ultimately you can get this result, ठीक है, minus 9.5 volts. Okay, so hopefully that. In fact, this example should actually serve, you can say also as how to evaluate a line integral in any other problem as well, ठीक है. हो सकता है कि आपको एक जनरल जो हमने पिछला कैलकुलस का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें इस तरह की कोई एग्जांपल नहीं आई थी जिसमें कि ऑल्दो कि हमने वो लाइन इंटेग्रल इवेलुएट करना देखा था, लेकिन उसके इसमें लाइन इंटेग्रल काफी सिंप्लीफाइड थे, वो या सिर्फ x के अलॉन्ग थे या y के अलॉन्ग थे. तो हमने क्या किया था कि y को x की टर्म्स में लिख लिया था या x को y की टर्म्स में लिख लिया था. बट इन दिस केस फॉर एग्जांपल यू हैव दिस इज प्रोबेबली कि जी आपका एक जो लाइन इंटेग्रल है उसमें 3D पूरे x y और z तीनों इन्वॉल्व हो गए हैं. तो उससे now hopefully you should be able to solve any problem that involves this line integral in the 3D space. Okay, so remember हमने कहा था कि जी जो मेरा electrostatic potential field है, ठीक है, electrostatic potential is also a field that can be defined for any source charge distribution. अगर आपके पास एक charge distribution है तो उसके इर्द गिर्द जिस तरीके से एक electric field होती है, इसी तरह उसके इर्द गिर्द आप एक electric potential field define कर सकते हैं, ठीक है. और हमें ये पता है कि किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है, अभी तक हमने ये देखा है कि किसी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड करें, ठीक है. वो हमने देखा है कि जी मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंटीग्रेट करूंगा E.dl को, तो वहां से मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. जैसे कि पिछले एग्जांपल में देखा कि -9.5 की वैल्यू आ गई. तो उससे मुझे ये पता चला कि V2 की जो वैल्यू है वो बेसिकली V2 वाज एट अ लोअर पोटेंशियल देन V1 बिकॉज आई गेट द नेगेटिव रिजल्ट. अगर वो पॉजिटिव में होता तो इसका मतलब था कि सेकंड वाला जो था वो एट हायर पोटेंशियल पे था. अब सवाल ये है कि किसी यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया, राइट. अभी हमने पोटेंशियल फील्ड फाइंड नहीं की. तो किसी चार्ज की पोटेंशियल फील्ड हम किस तरीके से फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम अस्यूम करेंगे कि मेरे पास एक ही पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव Q, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हमें आती है, राइट. क्योंकि मुझे पता है कि एक पॉजिटिव Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन r square, where r is the radial distance from this point. We are assuming कि जी ये आपका ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है और उससे जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं वहां से जो उसका रेडियल डिस्टेंस है वो r है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द कूलम्स लॉ, ठीक है, ये हमें पता है. और उसकी जो डायरेक्शन है वो r यूनिट वेक्टर r के अलॉन्ग होगी. तो अब सवाल ये है कि जी अगर तो इसकी वजह से मुझे पता है कि हर पॉइंट के ऊपर एक पोटेंशियल फील्ड भी एग्जिस्ट करती है, तो हर पॉइंट पे मैं एक पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूँ. तो वो उस पोटेंशियल की एक्सप्रेशन जो है या उस पोटेंशियल फील्ड की एक्सप्रेशन मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है. तो क्योंकि जिस तरीके से हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, तो हमने उसको डिफाइन नहीं किया बिटवीन टू पॉइंट्स के जी. In the definition we said कि it is the amount of work done when you move a unit positive charge from one point to the other point. इसका मतलब ये है कि हमें दो पॉइंट्स के दरमियान तो लेना पड़ेगा. तो एक रेफरेंस पॉइंट हमें हमेशा चाहिए होता है. जैसे कि आपको याद हो कि सर्किट्स के अंदर आप क्या कहते हो कि आपको एक रेफरेंस नोड चाहिए होता है जिसके हिसाब से आप कहते हो कि अच्छा अगर ये मेरा रेफरेंस नोड है ना, ये इसको मैं ग्राउंड पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल अज्यूम कर लेता हूँ, तो इसके हिसाब से ये जो पॉइंट है ये +3 वोल्ट के ऊपर है, ये -2 वोल्ट के ऊपर है, ठीक है. तो देयर इज ऑलवेज अ रेफरेंस इन योर सर्किट. इन दिस वे यू हैव टू हैव अ रेफरेंस फॉर योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल. कि आपके पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने जो पोटेंशियल डिफाइन किया हुआ किसी भी पॉइंट पे वो किस रेफरेंस के हिसाब से है, क्योंकि आपने उसको डिफाइन बाय डेफिनेशन ही आपने उसको ये कहा हुआ है कि जी मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाता हूँ. तो इसका मतलब यह है कि आपको जो उसका रेफरेंस पॉइंट है वो तो आपको बताना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे हम ये क्या करते हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो हम अस्यूम करते हैं कि जी दैट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है. और उसको हम अस्यूम करते हैं कि जी चूंकि मुझे पता है कि जी
ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज से आर के ऊपर डिपेंड कर रही है, इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे इस चार्ज से, उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम से कम से कम से कम होती जाएगी, राइट। तो व्हेन दिस गोज टू इंफिनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्रोच जीरो, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल अप्रोच जीरो। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड गोज टू जीरो दैट मींस कि वहां पे उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एट एन इनफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, तो यू कैन थिंक ऑफ इट के जी दिस इज अ चार्ज, और एट एन इनफिनिट डिस्टेंस अगर मैं इसके एक इनफिनिट डिस्टेंस पे एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूं इसके इर्द-गिर्द, लेट्स से कि दिस इज इनफिनिटी, ऑफ कोर्स देयर इज नो such point as infinity, but you can assume कि जी at an infinite distance at all points around this charge you can draw a big sphere at infinity, and you can say कि जी at that sphere at all points the potential is zero, ठीक है। और उस sphere से हम that you can theoretically consider that as your starting point, और उसके हिसाब से आप कहते हैं कि अच्छा अगर मैं वहां से that is my P1, और वहां से अगर मैं अपने चार्ज को मूव करूं और किसी पॉइंट तक लाऊं इस प्लस क्यू के अराउंड, लेट्स से कि दिस इज पॉइंट ए, तो मैं यहां से इसको पॉइंट ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक लाता हूं, तो वो मेरी एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो वो उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो in this way basically we define the reference point is we assume कि that is at the infinity, so P1 is at infinity, और P2 जो है that is the basically the coordinates of that reference point जिसके ऊपर के मैं वो पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या किया कि हमने कि अपना रेफरेंस पॉइंट या जो फर्स्ट पॉइंट है उसको फिक्स कर लिया, ठीक है। एंड दैट इज at, and we say that is the zero potential point, and because that's at infinity. So in this manner we can basically define a potential for each point around this charge, ठीक है। So let this is point A, this is point B, this is point C, तो हर point के ऊपर हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। एंड यू वुड एक्सपेक्ट कि जी जितना ये पॉइंट चार्ज के करीब होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, उतना ही दैट इज एट अ हायर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बिकॉज यू कैन से कि जी उतना ज्यादा हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, क्योंकि रिमेंबर हम एक पॉजिटिव चार्ज को एक इन्फिनिटी से मूव कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी से जब हम उसको लेके आ रहे हैं तो जितना चार्ज के हम क्लोज ला रहे हैं उतना ज्यादा हम उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, बिकॉज वी आर displacing, you can think of it as displacing over a large distance, or we are doing more work opposite to the electric field, ठीक है। और another way of thinking of it is कि क्योंकि इस चार्ज के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या रिमेंबर वो 1/r² से वेरी कर रही थी, जितनी फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इतना ही उसके करीब लाना मुश्किल होगा चार्ज को, राइट। तो इसका मतलब ये है कि उसके जो करीब वाले पॉइंट्स हैं दे आर एट अ हायर पोटेंशियल, और उसके जो दूर वाले पॉइंट्स हैं, लेट्स से कि पॉइंट ए इज एट अ हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू पॉइंट जी ओवर हियर व्हिच इज मच फार्दर फ्रॉम द चार्ज। तो जी से ए तक लेके आने के लिए मुझे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, जबकि अगर ए के ऊपर मैं उसको छोड़ देता हूँ तो वो खुद वहां से ए से दूर चला जाएगा चार्ज, ओके। So then we can basically use the same formula, V2 minus V1 is equal to minus E dot dl, and we can integrate it from P1 to P2. And in this case, my P1 is at a point where R is equal to infinity, where R is the radial distance from the charge Q to that observation point. तो पहला observation point जो मेरा infinity पे है, तो R is equal to infinity to the second observation point where the distance is, I'll assume कि capital R, ठीक है। तो बेसिकली मैं उसको R is equal to infinity से लेकर कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने उसको एक जनरल वेरिएबल R रख लिया क्योंकि दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट कैन बी एनीवेयर, ठीक है। तो इफ दिस डिस्टेंस टू दैट पॉइंट इज कैपिटल R, तो देन बेसिकली फॉर ऑल पॉइंट्स यू कैन यूज द सेम एक्सप्रेशन, ठीक है, कि आप उसको इन्फिनिटी से लेकर उस डिस्टेंस r तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो एक जनरल रिलेशन आपका आ जाएगा।
तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको पता है कि वो नेगेटिव वो आर के अलोंग पॉइंटेड है, ठीक है। उसका जो ई का जो कंपोनेंट है दैट इज अलोंग आर, और डी एल जो है इस केस में, ठीक है, वो भी हम अस्यूम कर रहे हैं कि जी हम इसको आर के अलोंग ला रहे हैं, क्योंकि उसकी कॉन्टूर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इट डजंट मैटर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द एंड पॉइंट्स। तो वी आर गोइंग टू यूज द सेम कॉन्टूर, तो हम बेसिकली डी एल को सिंपली डी आर चूज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो डी एल इज सिंपली डी आर। अच्छा, यहाँ पे आपने नेगेटिव डी आर नहीं लेना कि जी हम बेसिकली आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि वो जो नेगेटिव इफेक्ट है ना दैट इज ऑलरेडी बीइंग टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिमिट्स, क्योंकि हम P1 की लिमिट्स पहले डाल रहे हैं इन्फिनिटी की, और P2 की लिमिट्स बाद में डाल रहे हैं। तो उसमें जो इफेक्ट है कि जी मैं आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो दैट इज बीइंग टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिमिट्स, ठीक है। तो इस वजह से ये अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो क्या है कि जी इसमें देखते हैं विजुअली, वो देख रहे होते हैं कि या क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अलॉन्ग नेगेटिव एक्स या अलॉन्ग नेगेटिव आर, तो बेसिकली मैं नेगेटिव साइन ऐड कर रहा हूँ, लेकिन उधर से वो लिमिट्स भी इस तरह कर रहे होते हैं कि वो पहले पॉइंट की पहले डाल रहे होते हैं, बाद वाले पॉइंट की बाद में डाल रहे होते हैं, तो दैट एक्चुअली कैंसल्स आउट और आपके रिजल्ट में एक नेगेटिव आ जाता है विच इज एन इनकरेक्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे उस मतलब आप यू हैव टू टेक दैट वंस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डी जनरल जो डी आर है उसको हम पॉजिटिव डी आर एज्यूम करेंगे, और उसकी जो लिमिट्स हैं वो बताएंगे कि जी वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर लिमिट P2 से P1 की तरफ है तो वो पॉजिटिव आर आ जाएगा, और अगर P1 से P2 की तरफ है तो वो नेगेटिव, उसकी वजह से ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर के अलॉन्ग है, रेडियल डिस्टेंस भी आर के अलॉन्ग है, तो सिंपली दैट वुड बी ई आर मल्टीप्लाइड बाय डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन मुझे पता है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से दैट इज q by 4 pi एप्सिलॉन r स्क्वायर, ठीक है, जो भी हमने देखी थी, मल्टीप्लाइड बाय डी आर। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो इनको मैं इधर बाहर लेके आ सकता हूँ इंटीग्रल से, और 1/r स्क्वायर को इंटीग्रेट करना आपको आता है, दैट इज r is पर -2, तो दैट वुड बी नेगेटिव 1/r। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ प्लस कर जाएगा, तो दिस नेगेटिव गॉट कैंसल्स आउट, और 1/r जो है उसके अंदर जब मैं लिमिट्स पुट करूंगा इन्फिनिटी और r की, तो 1/infinity is 0, तो अल्टीमेटली बेसिकली आई गेट दिस एक्सप्रेशन। सो देन दिस बिकम्स VA माइनस V infinity। V infinity के मुझे पता है कि वोल्टेज 0 ही है, तो वहां से मेरे पास पोटेंशियल एट पॉइंट A आ गया। पोटेंशियल एट पॉइंट A इज एक्सप्रेस्ड by this expression q by 4 pi epsilon r. So you can see कि the only difference between the field and the potential is कि ये r square के साथ वेरी कर रही है और ये r के साथ वेरी कर रहा है। Remember r is the distance from the charge to that point, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, तो you can replace this capital R by small r because you can choose this point to be anywhere. So this is the general expression 4 pi epsilon R. तो पोटेंशियल के केस में आपका जो पोटेंशियल है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस वेरी कर रहा है, बट दैट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। सो और दूसरी थिंग जी, ऑफ कोर्स दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसके साथ हमें इसकी डायरेक्शन ऑफ कोर्स स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। Okay, so for a single charge we have this expression q over 4 pi epsilon r. ये तो एक चार्ज के लिए था, तो व्हाट अबाउट मल्टीपल चार्जेस? तो जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा था कि जी वी कैन यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उसमें यह है कि आप हर चार्ज के लिए सेपरेट फाइंड करें कि अच्छा यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, और बाद में उन सब की वेक्टर एडिशन कर लें, ठीक है। तो दैट वाज द सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाइड फॉर द वेक्टर फील्ड्स। तो द सेम आल्सो अप्लाइज फॉर द स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड्स एज वेल, कि आपके पास 3 चार्जेस हैं, तो हर चार्ज की वजह से एक पॉइंट के ऊपर उसका पोटेंशियल फाइंड कर लें, फिर दूसरे की वजह से कर लें, फिर तीसरे की वजह से कर लें, और फिर उन तीनों को स्केलर एडिशन, जाहिर बात है वो 3 नंबर्स आपके पास होंगे, उनको ऐड कर लें, तो दैट वुड बी द नेट पोटेंशियल
due to that charge distribution at that point. ठीक है, तो that is basically expressed by this expression over here, जिसमें मेरे पास एक summation का sign है, और if we have n number of charges, capital N number of charges, so basically then what we are doing is that we are just summing up the potential due to all these source charges at that point. ठीक है, तो QK because we have different charges, तो हर एक charge की value आ जाएगी divided by RK, which is the distance from that charge to that point. Of course, ये तो होगा जब मेरे पास discrete charges हैं, ठीक है, so this is for the case of discrete charges. लेकिन अगर मेरे पास charge distribution है, ठीक है, which is basically a continuous charge distribution, तो वहाँ पे मेरे पास मुझे जो फॉर्मूला चाहिए होगा वो इंटेग्रल समेशन की जगह पे दैट समेशन कन्वर्ट्स टू इंटेग्रल, ठीक है, और अब यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, क्या वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस हिसाब से मेरे फॉर्मूला जो है वो क्या मैंने लाइन के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट करना है, क्या उसको सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है, या क्या उसको एक वॉल्यूम के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अगेन फ्रॉम हियर वी गेट आवर रिलेशंस for calculating the potential field from the charge distribution, ठीक है। तो जो पीछे हम देख आए हैं कि जी 2-step प्रोसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे फाइंड करनी है, तो उसमें यह है कि पहला स्टेप उसका ये है कि आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है प्रॉब्लम के अंदर, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपने V फाइंड कर लेना है बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, डिपेंडिंग अपॉन कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, स्केलर है, लाइन इंटेग्रल है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से आपने ये इंटेग्रल इवेल्युएट करके आपने पहले V फाइंड कर लेना है, तो इससे आपके पास एक V की एक्सप्रेशन आ जाएगी, एक स्केलर फील्ड है, ठीक है। तो इनफैक्ट दिस इंटेग्रल इज इजी टू इवेल्युएट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सारी स्केलर क्वांटिटीज के साथ काम कर रहे हैं एंड वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द डायरेक्शंस, ठीक है। उसमें हमें जो वेक्टर, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमें देखना पड़ता था कि अच्छा यार कहाँ पे कौन से वेक्टर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, उनको सम किस तरीके से करना है। यहाँ पे चूंकि हम स्केलर्स के साथ काम कर रहे हैं तो दैट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जब आपने V फाइंड कर लिया तो उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला माइनस डेल V, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट फाइंड करके इस वोल्टेज का हम वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। So for example we have the case of two dipoles, जिसपे मेरे पास दो चार्जेस हैं, तो मैं इन दोनों चार्जेस की वजह से देखता हूँ कि जी now we have more than one charge, तो what is the स्केलर, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो क्या है कि सबसे पहले मैं स्केलर पोटेंशियल फाइंड करूंगा और फिर उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीका क्या है, वही है कि जी पहले Q1 की वजह से स्केलर पोटेंशियल फाइंड कर लो, फिर Q2 की वजह से फाइंड कर लो, फिर उन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। उसकी वजह से आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा एट अ पॉइंट, और फिर उसकी E डॉट E इज इक्वल टू माइनस डेल V से आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या अस्यूम करेंगे, जो मेरा डाइपोल है, रिमेंबर टू चार्जेस, टू ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस व्हेन दे आर डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दे फॉर्म अ डाइपोल, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे ऊपर जो है ये प्लस Q चार्ज है और ये नीचे जो है ये नेगेटिव Q चार्ज है। सो द चार्ज मैग्नीट्यूड इज द सेम, ऊपर जितना चार्ज है जितने उतना ही नीचे चार्ज है, और इनके दरमियान थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है विच इज गिवन बाय दिस डिस्टेंस d, स्मॉल d, ठीक है। एंड वील अस्यूम कि जी ये जो डाइपोल है दिस इज प्लेस्ड ऑन द ओरिजिन, तो उसका जो सेंटर है डाइपोल का वो ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और d/2 जो पॉजिटिव Q चार्ज है वो d/2 अबव द ओरिजिन है, और जो नेगेटिव Q चार्ज है वो नेगेटिव d/2 बिलो द ओरिजिन लाई कर रहे हैं अलोंग z एक्सिस। And what we want to do is we want to find the electric field at this point P. ये जो मेरी observation point है, this is the observation point P, and I want to find the electric field at this point. और चूंकि you can see कि जी this problem has also a spherical symmetry, ठीक है, and we'll assume कि जी ये जो point है this is very far from this dipole, or in other words
ये जो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जिसको कि हमने यहाँ r से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। सो दिस r इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। जो दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत मामूली है एज कंपेयर टू के जो पॉइंट है मेरा जिसके ऊपर के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल, ठीक है। तो यू कैन सी जी फ्रॉम अ सेंटर ये जो आपका डाइपोल है ये आपको एक पॉइंट ही तकरीबन नजर आएगा। इट वुड लुक लाइक जी आपके पास एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है, बिकॉज दिस डिस्टेंस r इज मच लार्जर एज कंपेयर टू d। तो under this condition so we have this r that is the distance and then we can define this angle theta, ठीक है, because we are in the spherical coordinate system। तो थीटा क्या है, ये जो r वेक्टर रेडियल वेक्टर जो कि z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है दैट इज द एंगल थीटा। So now first of all what we will do is we can find the net potential at this point p के यहाँ पे total potential क्या होगा। तो that would be basically the sum of the two potentials, so sum of the potential due to charge plus q and due to the charge negative q, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हम पीछे देख आए हैं एक चार्ज के केस में, that was this v is equal to q over 4 pi epsilon r where r is the distance from the charge, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस q से जो डिस्टेंस है इसका वो r1 है और नेगेटिव q से जो इसका डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो r2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो चीजें प्लग इन कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये फ्री स्पेस के अंदर है तो एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर दिया, प्लस q डिवाइड बाय r1 and negative q divided by r2। So please see कि we have used the negative sign because that is the negative charge। तो उसकी वजह से आपका जो potential है वो that would be there would be a negative sign with that। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो then we have r1 r2 in the denominator and r2 minus r1 in the numerator। So this is basically the expression for the exact expression for the potential at a distance r from the center of the dipole, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है वोल्टेज की ये R1 और R2 की फॉर्म में है, ठीक है। और R1 और R2 जो है ये क्या चीजें हैं, ये बेसिकली दे आर नॉट जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, राइट, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि जी ये इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर इस डिस्टेंस तक है और ये नेगेटिव चार्ज से लेकर यहाँ तक है। But we are interested in writing this expression in terms of r and theta, क्योंकि r और theta जो है ना ये क्या है, ये उसके कह लें कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कह लें कि जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि दिस पॉइंट इज अ जनरल पॉइंट, राइट। इट डजंट मैटर कि मैं इसको यहाँ पे लिया हुआ है या दूसरी साइड पे लिया हुआ है या दूसरी साइड पे लिया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे वेरिएबल्स की फॉर्म में बात कर रहा हूँ। r theta phi, the value of r theta phi can be anything and but we are interested in to find a general expression जिसमें कि जब हम r theta और phi की वैल्यू पुट करें तो उस पॉइंट पे हमें उस खास पॉइंट के ऊपर हमें q की सॉरी v की या e की वैल्यू पता चल जाए। तो यहाँ पे लेकिन वो r2 और r1 की फॉर्म में है, तो दिस इज नॉट वेरी यूजफुल बिकॉज in that case we need to know exactly what is r2 and what is r1। so we are more interested in finding this expression in terms of r and r theta and phi। तो यहां से हम क्या करेंगे कि जी कुछ बेस्ड अपॉन दिस असम्पशन कि जी माय डिस्टेंस between the two charges is very small as compared to the distance of the point from the dipole, ठीक है, in terms of r। तो इसका मतलब ये है कि effectively r1 and r2 they are parallel to each other। अगर ये जो है पूरा डाइपोल एक बहुत ही छोटा सा डाइपोल है, यानी कि तो अगर आप उससे बहुत दूर खड़े हुए हैं तो ये R1 और R2 आपको तकरीबन आपको पैरेलल लाइंस लगेंगे, ठीक है।
you can assume that R1 and R2 are parallel and they are not anti-parallel as long as this R1 and R2 they are much larger as compared to this distance D. And we know that they are much larger because this R is much larger than D. So from here we can say that R2 minus R1 क्या चीज है? Basically it is this thing. So if we assume that these two are parallel, then R2 minus R1 is this distance over here. ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक प्रोजेक्शन यहाँ पे गिराता हूँ इस पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज से इस लाइन के ऊपर R2 के ऊपर, ठीक है, तो दिस इज 90 degrees. This axis is, this angle is theta, and then this becomes d cos theta, ठीक है, because this angle is also theta, ठीक है, this angle was theta, then this angle is theta, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये d है, तो ये क्या बना, ये d cos theta बन गया, ठीक है, तो that means कि my R2 minus R1 is equal to d cos theta. Remember, we can only assume this when we assume कि R1 और R2 they are parallel. If they are parallel, you can say कि basically उनके दरमियान जो लेंथ का डिस्टेंस जो डिफरेंस है वो यही है, and this is equal to d cos theta. And similarly जो R1 multiplied by R2 है, जो दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसकी जगह पे हम कह सकते हैं कि इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय R स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि R1 is nearly equal to R2 which is nearly equal to R, ठीक है, which is their mean distance. तो उसकी बजाय कि हम उनको यहाँ पे सेपरेट R1 और R2 यूज करें, R1 R2 can be replaced by R square and R2 minus R1 can be replaced by d cos theta, ठीक है. तो if we do these modifications, तो please be mindful कि जी ये approximations है, right? So that's why we are using these this wiggly equal to signs. So they're not exactly equal, but since we are assuming that this distance R is much larger than D, so basically we can reasonably assume these things to be nearly equal, और उसकी वजह से हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. बट उसकी वजह से क्या होगा कि मेरे पास जो वोल्टेज की एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है, जो मेरे पास पोटेंशियल फील्ड की एक्सप्रेशन आ गई, R2 माइनस R1 को मैंने d cos थीटा से रिप्लेस कर दिया और R1 और R2 को मैंने R स्क्वायर से रिप्लेस कर लिया. तो नाउ यू कैन सी कि बेसिकली आई हैव नीट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा एंड Q एंड D, ठीक है, तो एक जनरल एक्सप्रेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ द coordinates, spherical coordinates, and now I can easily perform the gradient operation, because electric field, to find the electric field I need to perform the gradient on the scalar V, ठीक है, और because my problem is in spherical coordinates, so I need to use the formula of the gradient in the spherical coordinate. तो spherical coordinates में जो gradient का formula होता है वो ये होता है, so that probably you have already seen when you in the formula sheet, या जब आपने chapter 3 के problems किए थे, उसकी exercise किए थे. तो इसमें ये है कि जी we have electric field के of course we'll have R component, theta component and phi component, ठीक है. तो R component है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, that's a function of partial V by partial R. तो जो मेरा V है वो R के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तो इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा. फिर ये जो है ये डिपेंड कर रहा है पार्शियल V बाय पार्शियल थीटा भी इसके अंदर है, तो बेसिकली थीटा कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा. फाई कंपोनेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, पार्शियल V बाय पार्शियल फाई के ऊपर. बट आई कैन सी कि जी देयर इज नो फाई इन दिस V टर्म, ठीक है, जो मैंने ऊपर V की एक्सप्रेशन फाइंड किया वो फाई से इंडिपेंडेंट है. So that means के ये वाली जो एक्सप्रेशन है पार्शियल V बाय पार्शियल फाई, ये तो जीरो हो जाएगी, and there is no phi component of the electric field, ठीक है. तो यहाँ से अब ये है कि पार्शियल V बाय पार्शियल R आपने जब फाइंड किया तो that comes out to be 1/r square जो है वो
R 1 by R क्यूब आ गया, ठीक है, 1 over R क्यूब R component, and then we have 2 cos theta over here, ठीक है। तो बेसिकली ये R अगर आप ऊपर ले जाए तो दैट बिकम्स R raised to power -2, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दैट बिकम्स -2 into R raised to power -3, तो -2 R क्यूब, तो ये R क्यूब नीचे आ गया और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये R जो वाली टर्म है वो उसका जो नेगेटिव साइन डिसअपीयर हो गया, देन यू हैव 2 cos थीटा विद दिस R कंपोनेंट, और थीटा में मेरे पास cos थीटा था, तो cos थीटा सिंपली बिकम्स माइनस साइन थीटा, ठीक है, और ये भी इस नेगेटिव के साथ हो गया प्लस हो गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ डाइपोल, एंड यू कैन सी कि जी इनफैक्ट यहाँ पे दिस इस तरीके से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना दैट वाज मच सिंपलर। इसकी बजाय अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करें डायरेक्ट कूलोम्स लॉ के थ्रू, कि पहले इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, फिर दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, और फिर उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट, मतलब वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऑल्दो कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 चार्जेस हैं, तो द एक्सप्रेशन मतलब दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपकी कोई इस तरह की कोई सिमेट्री नहीं है कि आपकी गाउसियन सरफेस जो है वो अस्यूम कर सकें। तो उसमें फिर ये होगा कि जी आप डायरेक्टली अगर आप पहला वाला मेथड यूज करेंगे तो दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो इस मेथड से यू कैन सी कि जी बेसिकली यू हैव सेव्ड लॉट ऑफ कंप्यूटेशन एंड इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इतना मुश्किल नहीं था इन डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ओके, so जी students, can you still hear me? Yes, sir. Okay, so let me share my screen again. Okay. So you can also so you can see कि जी यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास एक्सप्रेशन आई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की भी, let me get my pen back, right? तो इसको बेसिकली आप प्लॉट कर सकते हैं, ऑल्दो इट्स अ स्केलर फंक्शन, बट यू कैन बेसिकली प्लॉट इट टू सी के जी इसका जो ये जो स्केलर फील्ड है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यू कैन ड्रॉ कलर मैप डायग्राम वेयर द कलर रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, कि जी उस फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द रेडर द कलर, यू कैन से कि जी वहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ है इतनी ज़्यादा है पोटेंशियल फील्ड की, और जितना वो ब्लूइश होता जाता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। So you can basically do a color map of a scalar field to look at कि जी मुख्तलिफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की जो स्केलर पोटेंशियल की जो फील्ड है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। जिस तरीके से यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है जिसमें यू कैन यहाँ पे यू कैन सी कि जी द मैग्नीट्यूड, द हायर द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो आपके पास ये येलोइश कलर है उसका, ठीक है, और
जितना उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव में इंक्रीज करता है तो उतना ब्लूइश कलर है। तो दैट मीन्स कि जी यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। तो उसके इर्द गिर्द यू कैन सी कि जी देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फील्ड्स and then you can see कि जी these colors they tend to mix up, and in between you can find areas where their electrostatic potential exactly cancels out, and you can see कि जो maybe at this point उसमें जो है आपकी जो कह लें कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इन पॉइंट्स में जो चार्जेस के दरमियान है वहां पे वो एग्जैक्टली जीरो हो जाए। तो सो इन दिस वे फॉर एग्जांपल यू कैन विजुअलाइज के आपका जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड इसमें के हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पीछे तो हमने देखा था एक डायपोल के केस में, राइट, मेरे पास दो चार्जेस थे। यहाँ पे यह है कि इफ वी हैव अ डिस्क ऑफ चार्ज, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ डिस्क ऑफ चार्ज। मेरे ख्याल में इसका जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो केस था वो प्रोबेबली शायद हमने क्लास में सॉल्व किया था। तो सपोज वी हैव अ डिस्क ऑफ चार्ज विद रेडियस b, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो s on this disk of charge. So you are asked to find the electric potential at a point on a z axis, ठीक है, और let's say कि z axis के ऊपर origin में पड़ी हुई है, तो at a point h for example on z, और at a point you can say उसके जो coordinates z हैं, तो इसके ऊपर इसका electrostatic potential कितना होगा, ठीक है। तो अगेन इसमें क्या करेंगे कि आप सब पहले स्टेप में तो आपको you have to draw the geometry, फिर आपने देखना है कि किस तरह का इंटीग्रल होगा। इस केस में वो सरफेस चार्ज है तो बेसिकली दिस इज द 2D इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल होगा, ठीक है। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है, आपने पूरी डिस्क के ऊपर उसको सम करना है, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वोल्टेज की एक्सप्रेशन आपके पास है जो पीछे हम देख आए हैं वो dV, लेकिन उसके केस में आपने उसको सम करना है ओवर द एंटायर सरफेस, ठीक है। तो उसकी लिमिट्स जो है वो क्या होंगी, इस केस में डिस्क के केस में उसका जो रेडियस है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 से b तक, ठीक है, और चूंकि वो पूरी डिस्क है तो उसका जो फाई है वो 0 से 2 पाई तक वेरी करेगा। तो आपने शुरू में स्मॉल ds फाइंड करना है और द डिस्क, ठीक है, कि उसकी दो साइड्स कौन सी हैं, एक उसका dr होगा और एक उसका r d फाई होगा, ठीक है। तो उसका जो ds है दैट इज r d फाई, और फिर आपने r फाइंड करना, दैट इज इससे उस पॉइंट तक का जो रेडियल डिस्टेंस है वो कितना है, जिस पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं ये इस चार्ज का, वहां तक जो डिस्टेंस है r वो कितना है, ठीक है। तो वो ऑफ कोर्स वो इन टर्म्स ऑफ आपके आ जाएगा स्मॉल r एंड z, r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि आपकी अंडर रूट और फिर उसके बाद अल्टीमेटली आप उसको इंटीग्रेट करेंगे and to find the overall complete value of b, and this is the result. So this is what you should get. Okay, so that basically concludes the discussion of scalar potential, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमने 2-3 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए, होपफुली उसका कॉन्सेप्ट जो है वो काफी क्लियर हो गया होगा। And now we can basically move on and start discussing the materials, ठीक है, कि जो materials होते हैं हमारे वो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा कि जी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो कौन सी दो मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बिहेवियर को गवर्न कर रही होती हैं। फिर हमने कूलम्स लॉ देखा और उसके थ्रू हमने देखा कि जी मुख्तलिफ तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने गॉसेस लॉ देखा और उसमें हमने कहा कि जी कुछ केसेस में हम गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट द कि जी क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वी कैन डिफाइन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फील्ड which is a scalar field,
फॉर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड या फॉर दैट पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर हमने देखा कि जी उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसको फाइंड कैसे करते हैं। फिर हमने कहा कि जी एट एनी 2 पॉइंट्स, एट एनी पॉइंट की उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमने इवेल्युएट किया। फिर कुछ प्रॉब्लम्स देखी जिसके केस में हम वो एक्सप्रेशंस या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के एक्सप्रेशन से वो किसी पॉइंट पे एक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं या इन जनरल पोटेंशियल फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वो जो पोटेंशियल फील्ड होती है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। So now we basically we can move on to the next section of this chapter, and that is कि जी we have the electric fields, but let's say कि जी how different materials behave in the presence of these electric fields, ठीक है। So Sir, ये in general there are 3 types of electric materials, ठीक है। You know कि जी there are insulators which are also called dielectrics. So they are called insulators because they do not conduct electricity, so there is no conduction phenomena in it because they do not have free charges, ठीक है। उनके पास कोई loosely bound charges नहीं होते जो कि freely available हो, कि अगर आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो वो चार्जेस जो है वो मूव होना शुरू हो जाएं। तो we'll see कि because of that there is no current flow or current density in these insulators. Then we have conductors, जहाँ पे जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मेटल्स होते हैं, अक्सर मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर्स। तो उसमें हमारे पास ये होता है कि जी वी हैव many free electrons that are available in the conduction band, ठीक है। they're loosely bound electrons। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको रखते हैं तो there is an electric force which causes them to conduct, ठीक है। उसकी वजह से वो बेसिकली चार्जेस जो है वो फील्ड की फील्ड उनको डिराइव कर रही होती है किसी डायरेक्शन में। एंड देन वी हैव द सेमीकंडक्टर्स जो कि बेसिकली इन दोनों के दरमियान है, राइट। तो दिस इज बेसिकली सेमीकंडक्टर्स आर नॉट द टॉपिक ऑफ this course over here because you have learned about them in great detail in your solid state electronics course, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि वो बेसिकली दे आर समवट इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स के उनके पास वहाँ पे कुछ फ्रीली अवेलेबल चार्जेस, मोबाइल चार्जेस भी होते हैं। और वो हमने देखा था कि वो दोनों तरह के हो सकते हैं, पी टाइप भी और एन टाइप भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने उसकी मुख्तलिफ वो भी देखे थे कि डोपिंग के थ्रू आप उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके केस में ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में उनके अंदर करंट फ्लो करता है जिसमें ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू go over them in this class. So we are going to restrict our attention basically to the insulators. के insulators किस तरीके से behave करते हैं in the presence of electric fields and conductors जो है वो किस तरीके से behave करते हैं। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं बेसिकली वो आपको पता है कि कैपेसिटर्स, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर जो है आपका एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो व्हेन वी अप्लाई द वोल्टेज at the two ends of the dielectric, ठीक है। so what happens is कि जी their atoms becomes polarized, ठीक है। तो चूंकि उसमें कोई फ्री चार्जेस तो अवेलेबल नहीं होते जो कि मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है फील्ड की वजह से जो एक्ट कर रही होती है वो क्या करती है कि आप जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, आपके एटम्स के अंदर क्या होता है कि जी आपका एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है और उसके इर्द गिर्द एक so you have the positive charge in the center, the nucleus, and then you have the negatively charged electrons forming a cloud in the form of, you can say, a cloud or in form of a distribution around this positive charge. So when you apply an external electric field, ठीक है, let's say in the downwards direction, तो उसमें ये होता है कि ये जो सारा क्लाउड है ये एक साइड पे कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। आपके सारे because of this applied effect the charges tends to displace in such a way that you have the positive nucleus is displaced at one end
ठीक है, एंड द नेगेटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड एट द अदर एंड, ठीक है। सो इनफैक्ट इट वुड हैव यहाँ पे ऑपोजिट होना चाहिए क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को शो की हुई है, बट लेट्स ड्रॉ द एरोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो बेसिकली assume कि जी द फील्ड इज लाइक दिस, तो फील्ड जब ऐसी हुई तो आपका पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो क्लाउड है वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो यू कैन सी कि जी इफेक्टिवली इट बिकम्स अ डाइपोल, ठीक है। आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो ऊपर आ गया, नेगेटिव क्यू चार्ज नीचे आ गया और उनके दरमियान एक स्मॉल डिस्टेंस है डी। तो इफेक्टिवली आपके जो एटम्स हैं विच वर इनिशियली, जिनका कह लें कि काइंड ऑफ न्यूट्रल, या आप उनको कह सकते थे कि जी उसमें वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन था चार्जेस की, अब वो ये है कि वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि दे बिकम डाइपोल्स। और जब वो डाइपोल्स बने तो इसका मतलब ये है कि सो इस फिनोमेना को, इस इफेक्ट को कहते हैं कि जी दे बिकम पोलराइज्ड, so the atoms becomes polarized. So this happens to all the atoms, right? Because you have billions and trillions of atoms within your material. So this happens to all the atoms, and the atoms, they becomes polarized. And in fact, this polarization effect, this depends upon the strength of the applied electric field. The stronger the field, the more the polarization. So for example, they are more stretched, and you have more charges that are displaced in this way. So मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये 0-1 फिनोमेना है या होगा या नहीं होगा, बल्कि इसकी मतलब इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज हैं. सो इट्स अ कंटिन्यूअस फिनोमेना. यू कैन हैव अ पोलराइजेशन, you can have a weaker polarization or you can have a stronger polarization. क्योंकि ये सारी टाइटली बाउंड चार्जेस होते हैं, मतलब न्यूक्लियस जो है वो इतना, उसकी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा. वो ये नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टूट के जो है वो आगे मूव करना शुरू कर दें, बल्कि द पॉसिबली चार्ज न्यूक्लियस विल कीप देम दीज चार्जेस बाउंड टू इटसेल्फ. तो वहाँ पे एटम्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, यू कैन से कि जी वो डिफॉर्म हो जाएंगे, लेकिन वो ये है कि उनको मूव नहीं करने देंगे. ठीक है, तो इसकी जो एक मेरे ख्याल में अच्छी एग्जांपल है ना, वो आप उसको विजुअलाइज करने के लिए वो ऐसी है जैसे सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं. आपको पता है कि जी सॉलिड्स के केस में अगर आप उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यू कैन डिफॉर्म इट, लेकिन उनके दरमियान जो एटम्स के दरमियान फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ऐसा नहीं होता कि जी वो फ्लो करना शुरू हो जाए. जबकि आपके लिक्विड के केस में क्या होता है कि जी उसमें वो जरा सा भी उनको वो मिलता है तो चीज, तो बेसिकली दी एटम्स दे कैन स्लाइड पास वन अनदर एंड दे कैन स्टार्ट टू फ्लो. ठीक है, तो इसी तरह इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के अंदर क्या है कि जी यू हैव अ करंट फ्लो व्हेन यू हैव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर जब इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगती हैं तो वो बेसिकली दे स्टार्ट्स टू flow. जबकि in case of insulators you can think of them as like solids, कि जो वो इतने tightly bound होते हैं atoms के they get deformed but they do not flow out of the material, or there is no flow within the material. Okay, and because of this polarization, because we just saw कि जी basically क्या हुआ कि जिसमें आपके पास dipole बन गए, and you have these many of these dipoles, right? So you have like billions and trillions of these dipoles, and because of this dipole, because now there is this displacement of charge, they are not exactly कि जी वो पहले तो ये था कि जी ये पॉजिटिव चार्ज था और इसके इर्द गिर्द सारा हर तरफ नेगेटिव चार्ज था, तो और ये एक तरह का नलीफाई हो रहा था सारा चार्ज आपस में. तो मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं कहता कि यहाँ पे कितना चार्ज है, तो यू विल से कि जी द इफेक्टिव चार्ज इज इक्वल टू 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, राइट. लेकिन अब ये है कि because they are displaced, so effectively there is a positive charge here and there is negative charge in other locations. उनकी concentration कुछ locations में, positive charge की concentration कुछ locations में, तो इसकी वजह से एक internal field जो है वो setup हो जाएगी, right? So there would be a field, for example, like this within the material, and because of that you have the electric field also within the material, जिसकी वजह से जो total electric field है material के अंदर वो change हो जाती है. ठीक है, और जिसकी वजह से हमें वी बेसिकली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, बिकॉज द मटेरियल व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स when you place materials, insulated materials within
एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वजह से जो आपकी मटेरियल के अंदर जो फील्ड है वो उतनी ही नहीं होती जितनी कि बाहर से आप अप्लाई कर रहे होते हो, बल्कि उसके अंदर आपकी जो फील्ड है वो बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन इफेक्ट यू हैव एन एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट the total electric field is different within the material, and because of that we have, you can say कि जी we have a higher flux density within the material as compared to outside the material. तो वहाँ पे हमें वो फ्लक्स डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और वहाँ से हमें वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ के जी अच्छा वो फ्लक्स डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, या कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, किस मटेरियल में कम है किस, उसको कैरेक्टराइज करने के लिए फिर हमें वो परमिटिविटी वाला पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं, जिसको कि हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगेन उसके ऊपर हम बाद में आएंगे जब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑन द अदर हैंड फॉर द कंडक्टिव मटेरियल्स, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर के आपके पास फ्री चार्जेस हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि जी कोई पोलराइजेशन नहीं होती, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव दीज फ्री चार्जेस लाइंग अराउंड। तो जैसे ही आप उसको चार्जेस के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, दे स्टार्ट टू फ्लो, ठीक है। अगर वो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेट्स से कि वो होल्स हैं इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो वो दे फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें कोई पोलराइजेशन वाला फिनोमेना नहीं होता, या अगर होता है तो इतना माइन्यूट होता है कि बेसिकली द कंडक्शन फिनोमेना इज सो डोमिनेंट कि यू कैन बेसिकली नेग्लेक्ट द पोलराइजेशन इफेक्ट। द सेम गोज फॉर द इंसुलेटर्स ओवर हियर। कि इंसुलेटर्स के केस में ये होता है कि जी आपका जो इसके अंदर भी थोड़ी बहुत कंडक्शन होती है, बिकॉज देयर इज नो इंसुलेटर विच इज अ परफेक्ट इंसुलेटर, लेकिन उसमें जो पोलराइजेशन इफेक्ट है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट ओवर द कंडक्शन इफेक्ट, जिसकी वजह से हम कंडक्शन इफेक्ट को जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होती है कि फिर ऑफ कोर्स वी हैव करंट्स एंड वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास चार्ज फ्लो करना शुरू हो गया, देन यू हैव करंट, देन यू टॉक अबाउट करंट डेंसिटी, एंड देन एंड ऑफ कोर्स वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एज वेल। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कोई करंट नहीं होगी, राइट। जे इज जीरो इंसुलेटर के केस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, करंट भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। So in summary, when you have a conductor in an electric field, ठीक है, so now we are talking about the conductor case. So now we have two possibilities कि जी एक तो यह है कि वो कंडक्टर जो है वो एक सर्किट के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। तो when you have this charge flow, तो उन चार्जेस को के पास वो चार्ज कंप्लीट पाथ कंप्लीट करने का कोई पाथ मौजूद है, कोई सर्किट है या नहीं है। अगर तो सर्किट नहीं है तो फिर तो ऑफ कोर्स मतलब ओवरऑल सर्किट में ऑफ कोर्स देयर विल बी नो करंट फ्लो, ठीक है। एंड देयर विल ओनली बी द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो उस केस में हम कहेंगे कि जी हमारे पास हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करेंगे। बट इफ यू हैव अ कंडक्टर दैट इज आल्सो कनेक्टेड विद इन अ सर्किट, ठीक है, सो वो उस केस में ये है कि जो आपके पास चार्जेस फ्लो कर रहे थे मटेरियल के अंदर, आगे उनको सर्किट में फ्लो करने का भी पाथ मिल गया, ठीक है। तो नाउ यू हैव द करंट डेंसिटी विद इन द सर्किट, ठीक है। यू कैन डिफाइन रेजिस्टेंस, you have of course you have the electric field, and then you can basically talk about the power dissipation as well. So now basically we are talking in terms of circuit terms कि आप सर्किट के अंदर आपकी करंट फ्लो कर रही है, तो सर्किट के अंदर आप उसकी बात कर सकते हैं कि अच्छा सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, कितनी पावर फ्लो हो रही है, और ये सारा आपके पास मैकेनिज्म आ गया। So all this because you have the external driving force which is the electric field, ठीक है। तो so let's stop over here because I think the time is almost up. So next time inshallah we are going to talk in detail about the materials, जिसमें पहले हम कंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम इंसुलेटर्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो let's hope कि we can conclude this next time. Any questions, students? जी सर ये किसी का कोई क्वेश्चन है? यस सर। जी सर फर्स्ट क्वेश्चन पिछले लेक्चर से था सर, उसमें एक वो इंटीग्रेशन सॉल्व हुई थी तो वो ज़रा समझ नहीं आ रही थी। वो थी सर इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज में जो वो इंटीग्रेशन थी